चरण है उसे शुरू नहीं कर सकते। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लेकिन वहां भी ये किल्लत लगातार नजर आई। हमारे साथ अरुण पाठक जी हैं, बीजेपी एमएलसी हैं। सर, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं और शानु कुमार संवाददाता बरेली से जुड़ गए। सबसे पहले अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार ने क्या पहले तैयारी नहीं की थी कि 1 तारीख की बात तो पहले कर दी गई, लेकिन जब शुरुआत की बात आई तो बिल्कुल नजर नहीं आया कि वैक्सीन की क्या तैयारी है? मास्क में नहीं देखा होगा। अरुण जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अरुण जी, सरकार ने क्या पहले से कोई तैयारी नहीं करी? क्या 1 हफ्ते पहले से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? काफी सारी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी होता है, लेकिन जब वैक्सीनेशन की बारी आती है तो सभी राज्य हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में और कानपुर में भी वैक्सीनेशन बहुत पहले से चलन आया। पूरी वैक्सीनेशन अच्छी संख्या में हुआ और अभी भी वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज भी कानपुर में लगभग 3000 वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि इसमें सिस्टम अभी कोरोना की जो आपदा है, जो महामारी की स्थिति है, हमारी व्यवस्था बहुत सारी आवश्यकता है, उनमें लगे हुए हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है 1-2 दिन में चीजें ठीक पटरी पर, लाइन पर आ जाएंगी और वैक्सीनेशन का भी जो काम है पूरी जोरदारी पर सरकार की ये मंशा है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन हो, और वैक्सीनेशन आवश्यक भी है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। और वैक्सीनेशन ही एकमात्र अभी ऐसा उपाय समझ में आता है जो पीछे के आंकड़े हैं उसमें बहुत सारे जिनका वैक्सीनेशन हुआ था उनके ऊपर इस गंभीर बीमारी का उतना प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा है। उन्होंने वैक्सीनेशन ज्यादा अच्छा पड़ा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबकी अपील भी करना चाहता हूँ कि आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कराएं और जब आपकी बारी आए तो एक अच्छे नागरिक की भांति अपना वैक्सीनेशन भी जरूर कराएं। स्वीकार करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी पूरे फॉर्म पर पूरे शुरू होना चाहिए था। शायद आज पहला दिन है और बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग दूसरे कामों में जैसे जगह व्यस्त होकर लगे चीजें मुझे हो जाएगी। अरुण जी, समस्या तो ये है ना कि आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे लोगों ने किया, कई करोड़ों की संख्याएं पार हुई, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। क्या पहले से तैयारी नहीं की गई थी, या फिर आप तारीख को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं हम 1 तारीख से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन तो नहीं मिल रही? सभी रजिस्ट्रेशन कराए हुए लोगों का एक साथ एक ही दिन में वैक्सीनेशन संभव नहीं है। धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ रहा है। इस आधार पर सरकार हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राजीव द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। शायद राजीव जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही। हम डॉक्टर अनिल नौसारन जी के पास चलेंगे, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनिल, क्या वैक्सीनेशन की तैयारी नहीं है? हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीनेशन शुरू होगा, 1 तारीख से सरकार तारीख भी देती है, लेकिन अभी भी तैयार नहीं है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अनिल, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर अनिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बात की गई थी 1 तारीख को सरकार वैक्सीनेशन शुरू करेगी, लेकिन वैक्सीन तो अभी नहीं आई। हम वापस आएंगे डॉक्टर साहब के पास, उसके पहले हम चलते हैं अपने संवाददाता जहां जहां यूपी में आज वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हमारे साथ अनुराग कुमार है गोरखपुर से। अनुराग, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बताइए। अनुराग, आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है गोरखपुर में, कैसा देखने को मिला? क्या लोगों को वैक्सीन मिल पाई?
जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था? देखिए, आपको बता दें कि गोरखपुर में वैक्सीनेशन को लेकर युवा काफी उत्सुक दिखे हैं और बता दें कि 18 साल से लेकर 44 तक के लोगों का वैक्सीनेशन होना था। वहीं गोरखपुर में 10 सेंटर बनाए गए थे और जहां पर 200 की संख्या से वैक्सीनेशन हुए थे। जी, अभी तक लेकिन बता दें आपको कि प्रशासन ने आंकड़े नहीं दिए हैं। काउंटिंग करने के बाद 10 बजे तक सीएमओ द्वारा आंकड़ा भेजा जाएगा। जी बताएं। जी अनुराग, क्या ऐसे भी लोग नजर आए जिनका रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन वैक्सीन नहीं मिली उनको? जी बिल्कुल, बता दें कि गोरखपुर में समय के अभाव से और वैक्सीनेशन काफी देरी से 2 घंटे देरी से हुई थी। इस वजह से समय सीमा के अंदर पूरा वैक्सीनेशन पूरा करना था वह समय से न हो सका। इस वजह से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था वो लोग बच गए हैं। जी चलिए, हम वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ राहुल मिश्रा भी हैं, संवाददाता प्रयागराज से। राहुल, प्रयागराज में कैसी स्थिति देखने को मिली? करेंगे आपको बता दें कि यहाँ पर केशव साहब मौर्य जो है जागरूक करने के लिए जो है उद्घाटन फीता काट के उद्घाटन किए हैं और नेहरू मेडिकल कॉलेज में पहुंच करके उद्घाटन किए। 18 से क्या नाम है 44 वर्ष के आयु के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपील किए हैं और जो वहाँ के हैं जो रजिस्टर पहले करवाए थे उन्हें कुछ वैक्सीन लगी है और जिनका नहीं हो पाया है उनको कल के लिए कल तक में लगेगा। राहुल, आज शुरुआत हुई है प्रयागराज में, हम उसके बारे में जानना है। क्या लोगों को, जितने लोग वहां पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर, तुमको वैक्सीन मिल पाई है? वैक्सीन जो पहले थे वो अभी कहीं जो छोटे जो सामुदायिक केंद्र हैं उन सामुदायिक केंद्रों पे जो अभी जो सरकार ने कहा था हर सामुदायिक केंद्रों पर वैक्सीन अभी पहुंच नहीं पाई है। वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटलों में पहुंचे हैं। जैसे अभी आज नंदी जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं नंदी जी लगवाए हैं, अपने टीकाकरण करवाए हैं और जनता से अपील किए हैं। कुल मिलाकर अभी जो सामुदायिक केंद्र है वैक्सीन नहीं पहुंच पाई। हाँ, वैक्सीन वहाँ पे नहीं पहुंच पाई है। वहाँ पे किल्लत है। जैसे सामुदायिक केंद्र, छोटे मोटे सामुदायिक केंद्रों पे बोला गया था कि वहाँ जाके टीकाकरण हो जाएगा, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का अभियान चलाया है इन्होंने। हाँ, वापस हम अरुण जी के पास आएंगे। अरुण जी, प्रयागराज की बात हम कर रहे थे। वैक्सीनेशन तो शुरू किया गया लेकिन वो वैक्सीन मिल ही नहीं पाई, बहुत से लोग निराश लौटे, हमारे संवाददाता बता रहे थे। अरुण जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अरुण जी, हमारे संवाददाता ने बताया प्रयागराज का हाल, वहां वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन ही नहीं पहुंची। हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि 12,38,11,908 लोगों को अभी तक वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जो पूरी जनसंख्या का 10% है लगभग, और पूरी जनसंख्या का 2% लोगों को दोनों वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। ये चूंकि अभी तक 60 साल, उसके बाद फिर 50 साल की उम्र का ऐसा वैक्सीनेशन आया था। अब 1 तारीख से आज 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन लगना था। उसकी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश ने बड़े अच्छे के साथ और पूरी तैयारी के साथ शुरू की है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन में थोड़ी संयम की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जितनी डोज किसी जिले को अलॉट होती है उससे ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता होगा, लेकिन एक दिन में एक जिले की जितनी क्षमता है उतनी डोज उस जिले में जरूर लगेंगी। पूरी इसकी तैयारी पूरी साथ चल रही है। शुरू के 1 या 2 दिन व्यवस्था को थोड़ा ठीक से पटरी पर आने में कुछ टाइम लगता है, टाइम लग भी सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संकल्प लिया है कि पूरे प्रदेश की सभी जनता को फ्री में वैक्सीनेशन भी होगा और कोरोना से उनका बचाव भी होगा। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि हमको एक संयम की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमको एक जो आगे अफरा तफरी ना हो उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, अफवाहों से सावधान भी रहना पड़ेगा और साथ ही साथ खुद के लिए प्रोत्साहित भी करना पड़ेगा। ऐसा मेरी आपसे बात। लेकिन अरुण जी, सवाल तो यही ना कि अगर आपकी तैयारी नहीं थी, संयम की बात आप कर रहे हैं, तो हम जो तारीख का ऐलान हमने 1 तारीख किया था उसको आगे भी बढ़ा सकते थे। हम 15 तारीख कर सकते थे, हम जून कर सकते थे। आपने पहले तारीख का ऐलान कर दिया, उसके बाद आपकी तैयारी नहीं है, तो जल्दबाजी नहीं है सरकार की? कोई जल्दबाजी नहीं, तैयारी पूरी है। मैं एक बार आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ, किसी भी जिले का वैक्सीनेशन का माना, उदाहरण के रूप में आज कानपुर में 3000 टीके लगे। कानपुर की जो पूरा सर्कुलेशन है, जो पूरा उनका
इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 5,000 टीके लगाने का है। एक दिन में 5,000, यदि रजिस्ट्रेशन 25,000 होते हैं तो 25,000 लोगों को 5 दिन में पूरा वैक्सीनेशन पूरा हो पाएगा। तो 25,000 लोगों का एक ही दिन में, एक ही समय में वैक्सीनेशन संभव नहीं है, क्योंकि अपने पास जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए धीरे धीरे पूरे प्रदेश को फ्री में सबको वैक्सीन लगनी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जनता से भी, लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि संयम के साथ अपनी बारी का इंतजार करें। जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है उनको पहले डोज मिलेगी, जिनका बाद में हुआ है उनको भी यथाशीघ्र मिलेगी। हम सब मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे। लेकिन अरुण जी, सवाल तो ये है कि ये भी सवाल आ रहा है कि जो राज्य हैं और केंद्र सरकार है उनके बीच खींचतान चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश ने 7 जिलों में शुरू करा वैक्सीनेशन, तो बाकी जो राज्य थे जहां केंद्र शासित, कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई सरकारों ने ऐसा कहा है कि हम अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर सकते। हो सकता है उनके राज्य में जो कोरोना का भयावह स्थिति है उससे निपटने के लिए उन्होंने कुछ योजना बनाई हो, बाद में वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की आदित्य योगीनाथ जी की सरकार ने वैक्सीनेशन को सही समय पर, सही ढंग से, पूरी तैयारी के साथ आज उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कर दिया है। और पूरी क्षमता के साथ, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, सबका साथ सबका विकास के आधार पर सबको वैक्सीनेशन भी होगा। और पूरे देश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, मेरा मानना है कि इस कोरोना की लड़ाई को अच्छे से जीतेगा और वैक्सीनेशन की भी लड़ाई को भी अच्छे प्रकार से जीतेगा। बिल्कुल वैक्सीनेशन होगा। हम राजीव द्विवेदी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। राजीव द्विवेदी, कितना सहमत है अरुण जी की बातों से? मैं अरुण पाठक जी की बातों से कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आज अलग अलग जिलों में अपने मंत्रियों को फीता कटवाया, इस कोरोना काल में उसको उत्सव की तरह मनाने का काम किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी अभी भी जनता के साथ खेलने का प्रयास कर रही है। हमारे एमएलसी अरुण पाठक जी बोल रहे थे कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये जनता के साथ धोखा है कि वैक्सीनेशन के नाम पे भी फीता काटा जा रहा है। वाराणसी में एक आदमी ने विरोध किया तो उसको मारा गया है। यहाँ हमारे यहाँ फकीर माना जी ने फीता काटा, वहां नंद गोपाल नंदी जी ने फीता काटा, वहां केशव प्रसाद मौर्य जी ने फीता काटा। तो ये क्या चल रहा है? ये जनता के साथ खिलवाड़ चल रहा है। इन्होंने वैक्सीनेशन को भी उत्सव का नाम दे दिया। इन्होंने भारत की जनता के साथ में जितना घिनौना काम हो सकता था उतना इन्होंने करने का प्रयास किया है। और वैक्सीनेशन के नाम पर इन्होंने जिस तरह से अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का काम किया, इन्होंने अपने नेताओं को हाईलाइट करने का काम किया, वो उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, कटु शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये कोरोना काल है। आप लोगों की आदत है जनता को लाइन में लगवाने का काम करना। आपने नोटबंदी में लाइन में लगवाया, आप आज इलाज के लिए लाइन में लगवा रहे हैं, और जब व्यक्ति शमशान घाट जा रहा है तो वहां पे भी लाइनें पे आदमी लगा हुआ है और जिसके आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का माध्यम बन गया ये कोरोना काल। इनको शर्म नहीं आती कि जिस हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिस हमारे मंत्री को बेड का इंतजाम करना चाहिए, तो ये वहां पे जाके फीता काट रहे हैं, उसको उद्घाटन का रूप दे रहे हैं। ये क्या न्याय है? ये जनता के साथ इन लोगों की बहुत बड़ी अनदेखी का परिणाम है, और जिसको जनता समय आने पे इनको बताएगी। चलिए, समय आने पे बताएगी। हमारे साथ डॉक्टर अनिल नौसारन जी भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन तो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या बिना वैक्सीन के कैसे स्वस्थ होगा इंडिया? कैसे कोरोना संक्रमण को हम मात दे पाएंगे? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जब इस तरह की आपदा आती है, मेडिकल आपदा आती है, उसकी 2 पॉलिसी होती है ट्रीटमेंट की। एक होती है शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एक होती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अब जो कोरोना है, इसका जो वैक्सीनेशन वाला पार्ट है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंतर्गत आता है। एट प्रेजेंट हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, और वो फ्यूचर के ऊपर काम कर रही है, उसे प्रेजेंट के ऊपर काम करना चाहिए। जीवन आज है, कल का कुछ नहीं पता मुझे कि मेरा क्या होगा।
मुझे आज के जीवन की सोचनी है, तो मेरे विचार से जो ये वैक्सीनेशन का इन्होंने प्रोग्राम जोड़ा है, इसको भगदड़ में जोड़ा है और इसको थोड़ा डिले करना चाहिए था। इस टाइम तो बिल्कुल नहीं, अभी क्योंकि मेन चीज है हमारे पास बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। हमें उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, एक्यूट क्राइसिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम वैक्सीनेशन, ये जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ये वैक्सीनेशन बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। ये एक्टिव इम्यूनिटी को हम एक्टिव करते हैं और इसमें हम एक इनएक्टिव वायरस को बॉडी के अंदर जनरेट करते हैं और उसमें डालने के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो नेगेटिव फेज आती है। मतलब कि जो हमारा ऑलरेडी इम्यून सिस्टम था, जितना हमारी डिफेंस मैकेनिज्म थी बॉडी के अंदर, जैसे वैक्सीन जाएगा कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए वो डाउन चला जाता है और उस दौरान अगर ये इन्फेक्शन उसको लग जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपदा में बदल सकती है। तो मेरा ये कहना है कि अभी सरकार की तरफ से भी बैठे हैं कि आपदा को अवसर में नहीं बनाना चाहिए, काम में बनाना चाहिए, सभी लोगों को सहयोग के साथ काम करना चाहिए। इस टाइम एक्यूट चीज है, एक्यूट प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए। लोगों को बेड मुहैया कराने चाहिए, ऑक्सीजन मुहैया कराना चाहिए, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, कोई बाइक पे ले जा रहा है अपने पेशेंट को, कोई रिक्शा में रख के ले जा रहा है। इतनी दशा खराब है हमारे उत्तर प्रदेश की। मैं और प्रदेश की नहीं, मुझे नहीं पता है क्या है, क्योंकि मैं अपने उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ, अपने मेरठ शहर को देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे यूपी सरकार का इस प्रोग्राम में फेलियर है। और मैं निवेदन करूंगा जो यहाँ पे माननीय बीजेपी के जो भी प्रतिनिधि बैठे हैं, वो सरकार को मेरा एज ए चिकित्सक मैसेज भेजें कि जो वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम है ये हड़बड़ी में ना करें, ये प्लान्ड तरीके से होता है, ये कि फ्यूचर के लिए हम कर रहे हैं, फ्यूचर को सेव करने के लिए कर रहे हैं। इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दें, प्लानिंग के साथ करें और एट प्रेजेंट जो मैं 3 चीज बताई हैं जी। पेशेंट के साथ ही साथ डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, इनका जो पेटेंट होता है, इसको पेटेंट मुक्त नहीं किया जा सकता? इतनी बड़ी महामारी है, ऐसे वक्त में अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी जो फार्मा कंपनीज हैं, अगर ये पेटेंट मुक्त हो जाए तो उनके द्वारा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे ताकि वैक्सीन की जो कमी है वो खत्म हो। हेलो डॉक्टर अनिल, आपको आवाज आ रही है हमारी? मैं सुन नहीं पाया। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि जैसे कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, इनका जो पेटेंट है, क्या सरकार ऐसा कोई नियम नहीं ला सकती कि वो पेटेंट मुक्त हो जाए और ताकि जो प्रोडक्शन है वो बाकी जो कंपनीज फार्मा की इंडिया में है वहां उसका प्रोडक्शन हो पाए और वैक्सीन की भारी तादाद जो कमी है वो दूर हो सके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल, अगर इसको कर दिया जाए, बहुत और सारी इतनी सारी हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इतने सारे चीजें हैं, वो उसको प्रोड्यूस कर सकती हैं और जो एक क्राइसिस है ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी, हर जगह अवेलेबल हो जाएगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सब जगह हो जाएगी, तो इजीली सबको मिल जाएगी। बिल्कुल आपका सही है, ये चीज हो सकती है अगर हमारी बेसिकली गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछली बार भी मैंने कहा था कि बेसिकली इस जो भी आपदा चल रही है इसमें मेडिकल प्रोफेशनल की भागीदारी नहीं है इसी प्लानिंग में, बिल्कुल दिखाई दे रही है मुझे 1 साल से। मेडिकल प्रोफेशनल के एडवाइस को बिल्कुल एकदम नेग्लेक्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको ब्यूरोक्रेट्स और जो भी पॉलिटिशियन मिलकर इसको चला रहे हैं, इसलिए फेलियर की तरफ दिखाई दे रहा है। प्लान में कमी है, प्लान में कमी है। हम अरुण जी के पास आएंगे। अरुण जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं पेटेंट मुक्त किया जा सकता है, तो दिक्कत क्या है? सरकार पेटेंट मुक्त कर दे और बाकी जो कंपनीज है फार्मा की, वहां से प्रोडक्शन हो ताकि वैक्सीन की कमी को पूरा किया जा सके। तो मैं डॉक्टर अनिल जी की इस बात से विश्वास नहीं रखता हूं कि वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी बात पे कहा कि ये वैक्सीनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एक वरिष्ठ और अच्छे डॉक्टर हैं। हम सबको पता है इस कोरोना महामारी से लड़ने के बहुत सारे फ्रंट हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक तरीका है हमारा अस्पताल, हमारे बेड, हमारा ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, और एक हमारा ये भी तरीका है जो उन्होंने लॉन्ग टर्म बताया, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के साथ साथ जो दूसरे तरीके सबको समाहित करते हुए, सबको एक साथ लेते हुए अधिक से अधिक लोगों की जान को बचाना,
कोरोना से अधिक लोगों को बचाना और उनको स्वस्थ रखना, ये सरकार की प्राथमिकता होती है। इसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, उसके तहत हम अपनी मैक्सिमम क्षमता के साथ अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी राजीव जी ने बताया कि नोटबंदी और फीता काटने में चले गए। मैं राष्ट्रमंडल खेलों की बात नहीं बताऊंगा। जो सरकार एक राष्ट्रमंडल खेलों को नहीं करा पाई छोटा सा, वो पूरे देश में वैक्सीनेशन क्या कराती है। मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ ये बात कह रहा हूं कि जो भारत में स्थिति या है कोरोना काल के बाद, कोरोना काल के पहले, उसमें मैक्सिमम स्तर पर चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, उन्होंने पूरी क्षमता के साथ, फिर उनकी क्षमता नहीं, साथ में और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ था, हमारे जो डॉक्टर्स थे, हमारे जो अधिकारी थे, हमारी जो जनता थी, उन सबने मिलकर पहले भी पहली लहर को, कोरोना को हरा और दूसरी लहर को भी हराएंगे। परंतु अफसोस है कि कुछ % लोग जिनको सनसनी में मजा आता है, जिनको दूसरों की संवेदनशीलता में एक लेने का काम आता है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा परहेज करते हुए और इस लड़ाई को हम देश की लड़ाई मानकर, हम अपनी लड़ाई मानकर एक साथ मिलजुल कर इसको पार पाने की आवश्यकता है। आज यहाँ वैक्सीनेशन जिन लोगों को हुआ, उसका आंकड़ा बताता है पीछे का कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, कोरोना का उसमें जो इफेक्ट हुआ था वो बहुत जा पाया। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन फुल डोज लिया था और हाफ डोज लिया था, उनका जो परसेंटेज है कोरोना इफेक्ट होने का, वो बहुत घातक तक नहीं था। हाँ, जो और तैयारियां हो रही हैं और जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से बेड की संख्या ऑक्सीजन की सप्लाई के अनुसार बढ़ाई जा रही है, ये नहीं कि केवल बेड की संख्या बढ़ा देने से कोरोना वायरस नहीं रुकेगा। उसके साथ ही साथ उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ाकर सरकार धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप समाप्त करने का प्रयास कर रही है। जो कमी है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है। और मैं आपके के माध्यम से और सभी लोग जो इस चैनल में बैठे हैं, इस समय आवश्यकता इस बात की है कि इस लड़ाई को हम सब साथ मिलकर भारत की एक पहचान पूरे विश्व में बनाने का हम लोग प्रयास करें। वो कानपुर हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश हो सकता है, वो भारतवर्ष हो सकता है। लेकिन अरुण जी, समस्या तो ये आ रही है कि जो केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही। क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो वैक्सीनेशन की खरीदारी करे और वो राज्यों को बांटे जहां जितनी जरूरत है? ये राज्यों की जो आवश्यकता है उनके अनुसार को सप्लाई किया जा रहा है। कई राज्यों ने मना किया कि हम वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, उनको अपनी तैयारी करने में जो समय लग रहा होगा। और जो राज्य जिनका, मैंने एक बात आपसे कही ना, वैक्सीनेशन के लिए एक दिन नहीं होना है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने, अनिल साहब ने भी बताया कि वैक्सीनेशन एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ना है। आज आपने मेरे यहाँ कानपुर में 25,000 रजिस्ट्रेशन एक दिन में हो गए, लेकिन जो वैक्सीनेशन की स्थिति वो 5,000 की थी, उसमें 3,000 रजिस्ट्रेशन हो भी गया है। रात तक आंकड़ा और तक रहेगा, कल फिर परसों फिर, और धीरे धीरे जैसे जैसे इस कोरोना वायरस महामारी का इफेक्ट दूसरी जगह कम होगा, वैक्सीनेशन की क्षमता वैसे ही बढ़ेगी। सबको फ्री वैक्सीनेशन के साथ आगामी कोरोना का वायरस उनका इफेक्ट न कर पाए, ऐसा सरकार का प्रयास है। बात आपकी ठीक है, लेकिन सवाल तो यही ना कि जो कंपनीज हैं वो राज्यों के लिए अलग रेट जो है वैक्सीन निर्धारित करते हैं, केंद्र सरकार के लिए अलग निर्धारित करते हैं, और केंद्र सरकार जहां उसकी बीजेपी शासित प्रदेश है उसको अलग से ट्रीट करता है, उसको ज्यादा कोशिश होती है कि वहां वैक्सीन पहुंचे। ऐसा क्या नजर नहीं आ रहा आपको? अभी जो वैक्सीन की कोई ऐसी कमी अभी तक ऐसे बहुत ज्यादा नहीं आई है। हाँ, आगे भी आपको जो भी अच्छे निर्णय होंगे वो दिए जाएंगे। चलिए, आपका कहना है वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं पूरे देश में, वहां तो वैक्सीन कमी नजर आ रही है। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन जो है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन की मारामारी लगातार बनी हुई है। वापस आएंगे, हमारे साथ बरेली से शानू कुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं। शानू के पास जाएंगे, वहां से जानेंगे कि आज वहां का क्या हाल रहा, क्या लोगों को वैक्सीन मिल पाई। शानू, आज बरेली का क्या हाल देखने को मिला? जो वैक्सीनेशन सेंटर थे वहां पे लोगों को वैक्सीन मिली? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जैसे कि आज 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लगनी थी। इसमें काफी युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और बरेली की बात करें तो बरेली में 3000 का लक्ष्य तय किया गया था, 3000 लोगों को वैक्सीनेशन होना था। हालांकि अभी जो आंकड़े आए हैं इसमें सिर्फ 2015 लोगों को ही वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें कि अभी 900 कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया। बात करें उसके डर की, तो लोगों में अभी भी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है कि लोगों का डर है कि वैक्सीन लगवाने से कोई हमारे साथ अनहोनी ना हो जाए या हमारे साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए। इस वजह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया। जी, लोगों को डर भी है। हम डॉक्टर अनिल के पास वापस आएंगे। डॉक्टर अनिल, लोगों को डर भी है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि डरने घबराने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। और किसी जिसको जो डोज लेने वाला है, हो सकता है कि उसको माइल्ड सिम्टम आ जाए, माइल्ड फीवर आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा है कि कोई साइंटिफिक तरीके से मुझे कहीं कोई ऐसा नहीं लगता कि उसको कोई ऐसी उसकी वजह से, वैक्सीन की वजह से उसको बीमारी हो जाएगी। क्योंकि मैं एक आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये जो वैक्सीन है इनको डेड जो वायरस होता है उसको इनएक्टिव, बेसिकली जो इसकी हम इन्फेक्टिविटी है उनको खत्म कर देते हैं। और उसकी जो एंटीजेनिसिटी होती है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव करता है, वो तो इन्फेक्टिविटी उसके अंदर नहीं होती है, एंटीजेनिसिटी पूरी मेंटेन होती है जिससे कि इम्यून, तो उसके अंदर जो डिजीज नहीं होती है। सिम्टम आ जाएंगे जरूर माइल्ड रिएक्शनरी, क्योंकि हम इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर रहे हैं उसके रिएक्शन से। तो डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और पब्लिक आश्वस्त रहे, घबराए नहीं, इसको लगाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमें इस बीमारी से बचना है। क्योंकि ये आज की अभी नहीं जाने वाली, ये बहुत अभी हमें रहेगी। तो सेफ, इसको कॉन्फिडेंस के साथ लें, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नीलिल, एक सवाल और भी है कि अभी तक तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन थी, अब स्पुतनिक वैक्सीन की भी जो खेप है पहली वो भारत पहुंच चुकी है, उसको भी मंजूरी मिल गई है, जो रूस से आनी है वो आ गई है। तो इसको लेकर लोगों के मन में संशय है, कई तरह के सवाल हैं कि हम कोवैक्सीन की तरफ जाएं, कोविशील्ड की तरफ जाएं या फिर स्पुतनिक की तरफ जाएं। देखिए, ऐसा है, मैं बहुत बड़ा इसका पैरोकार हूँ, अपने राष्ट्रवादी आदमी हूँ, और हम अपने साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा करने चाहिए, अपने डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और अपने जो प्रोडक्ट हैं, अपने इंडियन प्रोडक्ट हैं, उनको करना चाहिए। बाहर भी अगर आप देखें, हमारे इंडियन 60% जो बड़े बड़े कंट्री हैं उसमें हमारे ही डॉक्टर काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ी, कोई उनके पास कुछ ऐसी नहीं है कि जो कुछ है हमसे अच्छा है कुछ है। तो यकीन करें, अपने बिल्कुल कोवैक्सीन कोविशील्ड को प्रेफरेंस दें और उसको लगवाएं। जी डॉक्टर, क्या आपको नहीं लगता है कि बाजार बनाने की कोशिश की जा रही है, एक पूरा मार्केट तैयार किया जा रहा है वैक्सीन को लेकर? ये तो सिस्टम है, ये तो नेचुरल चीज है कि हर कोई आदमी, मैं देख भी रहा हूँ, इवन मैं अपने प्रोफेशन में भी देख रहा हूँ, मैं एज ए डॉक्टर भी देख रहा हूँ कि लोग बाग कहीं भी आपदा को अवसर तो बनाते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू में कह दिया था कि आपदा को अवसर में बदले, तो लोगों ने सच में उसको पूरा जी लगा के उसको आपदा को अवसर में बना रहे हैं।
जिसका जो लग रहा है, चाहे मेडिसिन वाले, चाहे हॉस्पिटल जो चला रहे हैं, ये जो नॉन मेडिकल पर्सन, चाहे ऑक्सीजन वाले, सब लोगों ने बहुत बुरी हालत कर दी है, आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर दिया है। आपदा ने अवसर खोज लिया है। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं क्योंकि डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक तो मैंने एक बात कही शुरुआत में कि बहुत उसमें संयम है और इसमें घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। ये बात सही कि वैक्सीन लगने के पश्चात जो हमारा इम्यून सिस्टम वो मजबूत होता है, कुछ इसके साइड इफेक्ट बुखार के रूप में, थकान के रूप में, जीभ उछलाने के रूप में, उल्टी के रूप में, सूजन या दर्द के रूप में 1-2 दिन रहते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता इसलिए मैं इसमें बताऊं आपको कि जब वैक्सीन पहली बार वैक्सीन पहुंचती है तो अपनी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं तो वो बी टाइप से अपना प्लाज्मा बनाती है जो शरीर में 4, 5, 6, 10 हफ्ते तक रहता है। लेकिन जब दूसरी डोज आप लेते हैं तो वो टी टाइप का सेल बनाती है जो आपके शरीर में जीवन भर रहे या 2 साल, 8 साल या 20 साल रह सकता है और ये रोगाणुओं से लड़ता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वैक्सीनेशन सभी के लिए बहुत आवश्यक है और शायद इस कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन भी एक ऐसा प्रमुख हथियार है जो हमको कोरोना वायरस पर जीत दिलाने का काम करेगा। इसलिए सभी लोगों को एक विश्वास के साथ और किसी के भी, मैंने एक बात कही ना कि बहुत ज्यादा किसी के एक अफरा तफरी में नहीं आना है, बहुत सनसनी में नहीं आना है, अपनी बारी आने को। जैसे कि ग्रुप में आज मैंने फिर बताया कि कानपुर में 5,000 लोगों को वैक्सीनेशन होना था, उसमें अभी तक की जो रिपोर्ट आ चुकी थी 2 घंटे पहले की कि लगभग 30,000 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। बाकी लोगों को भी हुआ भी शाम तक आएगा। 1000 के 1000 लोग पहुंचते नहीं है। अब जब पहुंचते नहीं है तो समस्या ये आती है कि आप 7,000 लोगों को कह देते हैं, 7,000 एक साथ आ जाए तो 2,000 लोगों को लौटाना पड़ता है। 5,000 लोगों को कह दीजिए तो 3,000 लोग पहुंचे, 1,500 नहीं पहुंच रहे हैं। मेरा सभी जनता से, सभी लोगों से, अपने भाइयों से, बहनों की अपील है कि जब आपकी बारी आए तो आप अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। थोड़ी बहुत, क्योंकि डॉक्टर अगली बैठे हैं और अच्छा बता पाएंगे, वो वैज्ञानिक रूप से और अच्छे से सिद्ध कर पाएंगे कि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा बहुत जीभ उछलाना, बुखार का होना, दर्द, सूजन या खुजली का होना ऐसा हो सकता है, वो 1-2 दिन होता है। मैंने भी वैक्सीनेशन के प्रथम डोज ले रखी है, दूसरी डोज की बारी मेरी 22 मई के आसपास है। देश में लगभग 12 करोड़ लोग फर्स्ट डोज और 2 करोड़ लोग सेकंड डोज ले चुके हैं, उनका पूरा हो चुका है वैक्सीनेशन। मेरी आप सबसे अपील है इस कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन एक हथियार है, हम सबको अपनी बारी आने पर इससे जरूर भाग लें। जी, हम राजीव द्विवेदी के पास आएंगे। राजीव द्विवेदी, कितना सहमत है अरुण जी की बातों से? देखिए, मैं अरुण जी की बातों से जो इन्होंने बताया है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उन आंकड़ों के लिहाज से क्या आपको लगता है कि भारत की जो 1 अरब 33 करोड़ की जनता है उसके हिसाब से सरकार प्लानिंग कर रही है? अरुण जी ठीक कह रहे हैं कि इतने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, 1-1.5 हजार लोग पहुंचते नहीं है, लेकिन आप देखिए, आप हम लोगों का पुराना इतिहास देखिए। भारत एक ग्राम प्रधान देश है, 80% की आबादी हमारी गांव में बसती है। हर आदमी के पास मोबाइल नहीं है, हर आदमी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। इन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी बना रखी है कि आदमी जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद ओटीपी आएगा, फिर वो अपना ओटीपी डालेगा, तब उसको एक डेट दी जाएगी। क्या आप समझते हैं कि गांव में आप जाके जमीनी स्तर पे देखिए, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से क्या हम गांव में पहुंच पा रहे हैं? जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो शहर से जुड़ा हुआ है, जो एंड्रॉइड फोन ले सकता है, जो इंटरनेट जानता है, वो तो रजिस्ट्रेशन करके अपना काम कर ले रहा है। लेकिन जो हमारे भारत के किसान हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, जिनको पता नहीं कि ओटीपी क्या होता है, 1 टाइम पासवर्ड क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी से दूर हैं, उनके लिए अरुण पाठक जी के पास क्या व्यवस्था है? उनके लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है? उसके लिए मैं मांग करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि ये डेटा इकट्ठा करने का काम बंद कर दें, कि 18 से 35 साल के युवाओं को ये जितना सेंट्रल में ये डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, वो अपना, इनके सारे चैनल हैं, सारे मोबाइल प्रोवाइडर हैं, उनसे मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि किट को लेके इनके डॉक्टर लोग, जो इनकी मशीनरी है, वो गांव-गांव जाए और गांव-गांव में जब इसका अभियान शुरू होगा तभी जाके हम कोरोना से विजय पा पाएंगे। जितने सरकार के संसाधन हैं, जितनी चीजें चल रही हैं, वो केवल एक दिखावा है। हम अभी तक 1.8% लोगों तक ही कोरोना वैक्सीन को पहुंचा पाए हैं और हमारी जनसंख्या 1 अरब करोड़ से ऊपर है। क्या हम अरुण पाठक जी से सवाल करेंगे कितना समय लगेगा? लगभग 10 से 15 साल लग जाएंगे इस कोरोना की वैक्सीन को पहुंचाने में। एक किसान आदमी जो अपने खेत पे काम करता है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, जो मोबाइल पे ओटीपी नहीं मंगाता, उस तक माननीय अरुण पाठक जी और इनकी सरकार वैक्सीन कैसे पहुंचाएगी?
मेरा ये प्रश्न है इनसे। बड़ी समस्या ये भी है, इसका जवाब हम अरुण जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अनुराग के पास आएंगे। अनुराग हमारे संवाददाता गोरखपुर से हैं। अनुराग, गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, क्या जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ आज तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उसके जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो किया गया या फिर ऐसा देखने को नहीं मिला? कि आपको बता दें कि जिस तरह कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई थी चुनाव में, उसी तरह आज भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां आज भी कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान उड़ाई गई है। और ये कहने को ही सीएम सिटी है, लेकिन यहाँ पर जो नियम है उसको ताक पर रख के सभी काम किए जाते हैं। जो प्रशासन है वो क्या कर रहा था जिस वक्त ऐसा हुआ? जब बता दें कि वैक्सीनेशन के दौरान 4-5 गार्ड लगाने से और 500 की भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। 4-5 गार्ड होम गार्ड ये 500 की भीड़ नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसको लेके पहले से तैयारी नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तैयारियां जो इनका टारगेट था वो पर बूथ 200 आदमी का था। कुल जो है आज 2000 वैक्सीन लगनी थी, 10 सेंटर बनाए गए थे। बात करें पीएचसी की, बात करें सीएचसी की, बात करें एयरफोर्स हॉस्पिटल की या बात करें सदर महिला अस्पताल की, तो कुल मिलाकर 2000 वैक्सीन लगने थे, 2000 वैक्सीनेशन होने थे। और प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ 200 वैक्सीन। लेकिन अगर आंकड़े की बात करें तो अभी जिला प्रशासन ने वो आंकड़े हमें नहीं दिए हैं। उन्होंने बताया है कि 10 बजे तक प्रेस नोट जारी होगा तभी आंकड़े मिल सकेंगे। जी चलिए हम राहुल के पास आएंगे। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता राहुल। राहुल, सोशल डिस्टेंस को लेकर क्या जो फॉलो किए गए नियम? जी यहाँ पे जैसे चुनाव में सब एकजुट हो रहे, मतलब कंधे से कंधे मिलाकर कहते हैं लोग बाग कि कंधे से कंधे मिलाकर के ऐसे ही हर सामुदायिक केंद्र पे, छोटा हो समुदाय या बड़ी हॉस्पिटल हो, सब पर यही दिखाई दिया। कोई पालन नहीं, कोई पुलिस न तो वहां पे कोई पुलिस प्रशासन की मौजूद रहे कि पुलिस प्रशासन हो या कोई एक होमगार्ड तक यहाँ पे नहीं दिखाई दिया जो दूरी बनवाने के लिए उन्हें कहा जाए कि दूरी बना कर रहें, ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं दिया। जितनी धज्जियां उड़ा सके उतनी वहां जनता अपने आप धज्जियां उड़ाई है। ये खास मांडा बता दूं, मांडा स्वास्थ्य केंद्र है और वहां पे मेजा खास वहां पे ऐसे दिखाई दिए हैं जैसे कि वहां पे कोई कुछ ही नहीं है। कोई न तो एक सिपाही न तो होमगार्ड दिखाई दी। जनता अपने मनमर्जी जैसे आई वैसे ही वैक्सीन लगवाने के लिए और कोविड चेक करवाने के लिए सब ऐसे ही रह गए। कोविड का कोई पालन नहीं किया गया। हम शानू के पास आएंगे, बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शानू, अगर हम बात करें कोविड प्रोटोकॉल की, जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो कैसी स्थिति देखने को मिली बरेली में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कोविड प्रोटोकॉल की बात की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर बरेली में पालन किया गया। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग भी देखी गई। जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने बताया, साथ के सहयोगियों ने बताया कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तो हालांकि कहीं ना कहीं बरेली में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखी, मगर जो कि कोविड वैक्सीनेशन था वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देखी गई। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन हुआ। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जब कोविड की जांच के लिए लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पर जब कोविड जांच होती है तो किसी भी सीएचसी की बात करें या फिर कोविड 300 बेड हॉस्पिटल की बात करें, वहां की दुर्दशा देखने लायक होती है। वहां पर एक के ऊपर एक लोग चढ़े रहते हैं। आज ही हमारे चैनल के न्यूज के माध्यम से दिखाया गया था दोपहर में कि वहां पर बहेड़ी के सीएससी पर कितनी बुरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई थी। कल का दिन जो मतगणना होनी है उसमें एजेंटों के लिए, जो एजेंट बनाए जाते हैं उसके लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी था। उसको लेकर के आज लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एजेंट बनना चाहते थे, जिसको लेकर के उन्होंने कोविड जांच कराई और कोविड जांच में एक के ऊपर एक लोग चढ़ते हुए नजर आए। जी हम जवाब लेंगे अरुण जी से। अरुण जी, क्या प्रदेश सरकार ने तैयारी नहीं करी थी, प्रशासन ने, कि जिस तरह से कोविड गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया? तैयारी पूरी है। देश सेना पुलिस या होमगार्ड से नहीं चलता है, देश स्व अनुशासन से चलता है। देश की जनता से मैं बार बार लोगों से अपील करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के लोगों से। अरुण जी, अगर ऐसे ही देश चलेगा तो मास्क का जो जुर्माना लगाया तो सरकार ने क्यों लगाया? मास्क का जुर्माना मत लगाती, 1000 रुपए फिर 10,000 रुपए। ये बात सामने ला रहा हूं। देश संयम और स्व अनुशासन से चलता है। मास्क पर जुर्माना लगाने पर ही कोई मास्क लगाए, ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें कोरोना में दूरी रखनी चाहिए।
ये भी बहुत आवश्यक है। मैं अपने भाई और मित्र अरुण जी वापस आएंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, देश को अधर में छोड़कर आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं वो लंदन भाग गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, कोविशील्ड जहां बन रही थी उसके जो ऑनर है आधार पूनावाला वो लंदन भाग गए हैं। फ्लाइट पर रोक लगने से पहले वो निकल गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक लगने से पहले आधार पूनावाला भारत छोड़ के लंदन चले गए हैं। लंदन के टाइम्स अखबार को इंटरव्यू में बोले पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ के हैं आधार पूनावाला। कोविशील्ड की जल्दी सप्लाई के लिए धमकियां मिल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है। देश को अधर में छोड़ के चले गए हैं आधार पूनावाला। अपनी फैमिली के साथ आधार पूनावाला ने देश छोड़ दिया है, लंदन चले गए हैं। जानकारी मिल रही, उनको धमकियां मिल रही थी जो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं वैक्सीन को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक लगने से पहले आधार पूनावाला देश छोड़कर लंदन चले गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र जी जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, किस तरह से देखा जाए इस खबर को? ये तो भागी के चले गए देश से। हाँ, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, ये बहुत इस जो महामारी और महाआपातकाल के बीच जो भारतीयों का जो मनोबल तोड़ने वाली ये खबर है। 135-40 करोड़ जो भारतीय हैं उनका मनोबल इससे टूट सकता है। ये ऐसी खबर है शैलेंद्र कि जिनके कंधों पर पूरे देश की सुरक्षा, जो इस महामारी से सुरक्षा की जिम्मेदारी आधार पूनावाला पर थी, वो देश छोड़कर चले गए हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है कि ये उस तरीके का है जैसे तमाम अन्य देशों में होता है, निर्वासित जीवन जीने के लिए लोग चले जाते हैं। और वो कह रहे हैं, वहां जाकर एक जो विदेशी अखबार है टाइम्स, उससे बातचीत में आधार पूनावाला इस बात को कह रहे हैं कि वो उनको धमकियां मिल रही हैं। और बड़ी हास्यास्पद बात ये है शैलेंद्र कि वो बता रहे हैं कि धमकियां उनको राज्यों के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जिनको उन राज्यों की जनता ने चुना है, वहां के विधायकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, वो धमकी दे रहे हैं। तो क्या ये मुख्यमंत्री गुंडे हो गए, क्या माफिया हो गए, क्या बदमाश हो गए? और धमकी किस बात की दे रहे हैं कि मुझे जल्दी वैक्सीन दे दो? ये बातें समझ से परे हैं। इसके पीछे कोई खेल है, कोई अलग मसला है। और लगातार आप देखिए ट्विटर पर आधार पूनावाला के देश छोड़ने के बाद से लगातार, इससे पहले कई लोगों ने आशंका जताई थी, वो अपना ट्विटर का स्क्रीनशॉट डालकर देख रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए मैंने पहले ही कहा था ये भाग जाएगा। तो बड़ी स्थिति, जैसे नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गए, विजय माल्या देश छोड़कर भाग गए, ललित मोदी देश छोड़कर भाग गए। तो क्या आधार पूनावाला को भी श्रेणी में रखना पड़ेगा हमको? मुझे कष्ट होता है ये कहते हुए, क्योंकि वो बहुत नेक काम कर रहे थे। इस देश को रोग मुक्त करने की दिशा में बड़ा अभियान वो छेड़े हुए थे। ठीक है, वो पैसा लगाकर वो एक रिसर्च कर रहे थे। और कोई भी व्यापारी, वो एक व्यापारी हैं, वैक्सीन व्यापारी हैं, वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो व्यापार कर रहे हैं शैलेंद्र। लेकिन अपने ही देशवासियों से, जिसने सीरम इंस्टीट्यूट को इतना बड़ा बनाया, अपने ही देशवासियों को छोड़कर इस महामारी में कलपता मरता, घुट घुट कर, तिल तिल कर, घिसटता मरता छोड़कर वो लंदन चले गए हैं। थोड़े दिन पहले ही उन्होंने लंदन में एक 15,000 पाउंड प्रति माह किराए का एक उन्होंने बंगला भी लिया था और अपने परिवार समेत चले गए। और सबसे ताज्जुब की बात है कि जिस फ्लाइट से आधार पूनावाला गए हैं वो भारत से लंदन जाने वाली आखिरी फ्लाइट थी। इसके बाद कोविड महामारी को लेकर जो ब्रिटिश प्रशासन है उसने इसके बाद कोई भी फ्लाइट अपने यहाँ उतरने नहीं दिए, उस पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अजीब बात है। क्या ये देश के जो शीर्ष लोग हैं उनको ये पता नहीं था आधार पूनावाला के जाने के बाद? और इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब तमाम अभी बहुत सारी चीजें देखने वाली होंगी शैलेंद्र। और साथ ही साथ अगर बात करें, इसके पहले आधार पूनावाला ने ये बात भी कही थी कि हमको लगातार धमकियां मिलने, इसके पहले उन्होंने अवगत भी कराया था केंद्र सरकार को। तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी उनकी सुरक्षा को लेके? नहीं, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, केंद्र सरकार जो कर सकती थी उसने किया। सीआरपीएफ की वायु श्रेणी की उन्हें सुरक्षा दे दी। अब अगर इस पर भी आधार पूनावाला संतुष्ट नहीं थे
तो वो कहते कि भाई मुझे Z+ दे दो या Z श्रेणी की सुरक्षा दे दो, मुझे Z श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत है, वो उनको मिल जाती। गृह मंत्री अमित शाह इस समय उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराते, इस बात पर मुझे संदेह है। वो निश्चित तौर पर मुहैया कराते, प्रधानमंत्री को उनको निश्चित तौर पर सुरक्षा मुहैया कराते। लेकिन इस तरीके से भगोड़ों की तरह देश छोड़कर चले जाना, ये भगोड़ा शब्द मैं बहुत पीड़ा में उपयोग कर रहा हूँ शैलेंद्र, ये इस तरह चले जाना, देश पीड़ा से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में उनको नहीं जाना चाहिए था दुर्गेंद्र जी। नहीं, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, मैं पहले लफ्ज से यही बात कह रहा हूँ। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने आज और कल 2 दिन सुनवाई में केंद्र सरकार को लताड़ा है, कहा है केंद्र सरकार को कि आप पूरी वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहे हैं, आपने इस देश को वैक्सीन का बाजार क्यों बना दिया है। भाई जो सरकार की नीतियां रही हैं अब तक, वो शैलेंद्र जो ये भारत की करोड़ों करोड़ जनता जो कलप रही है, पीड़ित हो रही है, इस महामारी के जो पंजे हैं, खूनी पंजे हैं, वो परिवार के परिवार लीलते जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये महामारी से निपटने के लिए ये जो कारगर हथियार वैक्सीन ही है, तो वैक्सीन पूरे देश का वैक्सीनेशन होने के बजाय क्या वैक्सीन का बाजार यहाँ सज जाए, ये क्या बेहतर प्रयास है? क्या ये बेहतर होता? सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को कहा है कि जो वैक्सीन निर्माण में आधार पूनावाला है, जो पैसा मिला है, जो सरकार ने दिया है उनको, वो भारत के नागरिकों का पैसा है, जिन पर उनकी वैक्सीन पर नागरिकों का हक है। तो केंद्र सरकार ने उन्हें वैक्सीन बाजार में बेचने की अनुमति क्यों दी? ये बड़ा सवाल, ये विपक्ष भी उठा रहा है, हम जैसे पत्रकार भी इस सवाल को उठा रहे हैं शैलेंद्र, और भारत का प्रत्येक नागरिक ये सवाल उठा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, जो देश की सर्वोच्च संस्था है, जिस पर हमको सबको विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100% वैक्सीन केंद्र सरकार ने क्यों नहीं खरीदी, बाजार में बिकने के लिए बाजार क्यों खोला। एक तरफ केंद्र सरकार को आधार पूनावाला 150 रुपए में वैक्सीन दे रहे हैं, भूपेश बघेल को 600 रुपए में मिल रही है, योगी आदित्यनाथ को 600 रुपए में मिल रही है। तो ये धमकी देने वाले कौन है? क्या योगी आदित्यनाथ ने धमकी दी? क्या भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दी? क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें धमकी दे दी? ये बड़ी हास्यास्पद बात है। इसके पीछे शैलेंद्र कोई खेल अलग है। साथ ही आपने ये भी कहा कि आखिरी फ्लाइट की जब थी उस वक्त ये गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी संदेश जताया जा रहा है कि कहीं सरकार की मदद मिली हो इनको। नहीं, मदद मैं अभी मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण शैलेंद्र नहीं है, लेकिन रोका भी नहीं गया उन्हें रोका भी नहीं गया कि भाई आप देश को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, वो ये ऐसा करना थोड़ा सा कष्टकारी पीड़ादायक होता है, लेकिन परिवार समेत आप चले गए, आप कोई काम नहीं गए, आपको पता है कि इसके बाद फ्लाइट कितने महीने बाद चालू होंगी, क्या स्थिति होगी। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात नहीं है। भारत के लोग, मुझे लगता है, आधार पूनावाला को कभी माफ नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही मौतें होती रही तो आज से जो तीसरा चरण है शैलेंद्र शुरू हुआ है, लेकिन केवल नाम के लिए शुरू हुआ है। देश के 15 राज्यों में आज से वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हो पाया 18 से 44 साल के बीच के लोगों के लिए, और मरने वालों में जो 65% लोग हैं शैलेंद्र, वो इसी आयु वर्ग के हैं। तो आप देखिए कि जिन राज्यों ने 2, 4, 5 जिलों 10 जिलों में शुरू किया है, वहां जो लंबी कतारें शैलेंद्र देखने को मिली, बहुत सारे लोग लौटे हैं, उत्तर प्रदेश से भी लौटे हैं, गुजरात में भी लौटे हैं, छत्तीसगढ़ ने सांकेतिक रूप से शुरू किया है, वहां भी लौटे हैं। तो लोगों के चेहरों पर शैलेंद्र खौफ नजर आ रहा था। इस महामारी का अब खौफ चेहरे पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हमारे युवा चाहते हैं उन्हें वैक्सीन मिले, लेकिन कई युवाओं ने बताया कि वैक्सीन नहीं है, उन्हें लौटा दिया गया सेंटर से। तो ऐसी स्थिति में सरकारी भी दोष है, लेकिन कहीं न कहीं जो मैनेजमेंट है शैलेंद्र की, आज तीसरा चरण है जिसमें 60 करोड़ युवाओं को वैक्सीन लगनी है तीसरे चरण में, और आधे से ज्यादा भारत यानी 15-16 राज्यों में वैक्सीन है ही नहीं, और जिन राज्यों में है वहाँ बहुत सीमित उसके डोज हैं। और बड़े बड़े शहरों में, उत्तर प्रदेश खुले, कानपुर, लखनऊ, बनारस, मेरठ, यहाँ 7 शहरों में शुरू किया गया है। उन शहरों में कितनी वैक्सीन लग रही? 3000। कानपुर की आबादी 60 लाख, 3000 को वैक्सीन। बिल्कुल प्लान फेल है। दुर्गेंद्र जी, साथ ही साथ एक बात और भी जानना चाहूंगा, क्या बड़ा कारण ये भी हो सकता है आधार पूनावाला के भागने का कि इन्होंने महाराष्ट्र और पंजाब, छत्तीसगढ़ से जो कमिटमेंट किया था कि हम आपको बहुत जल्दी से जल्द जो डोजेस हैं कोविशील्ड की उपलब्ध कराएंगे, क्या वो नहीं हो पाएंगी? ये भी एक डर था उनको, इसलिए वो भागे। शैलेंद्र, अब कई प्रकार के डर हो सकते हैं, बहाने भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं कोई अगर इस देश के नागरिकों के सामने आधार पूनावाला आते और कहते कि मुझे ये लोग धमका रहे हैं और हम आपके लिए काम कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है इस देश की जनता उन धमकाने वालों को, जो कथित रूप से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धमका रहे हैं, वो धमका नहीं रहे होंगे, वो मांग रहे होंगे। मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री कितना फ्रस्ट्रेटेड है इसको लेकर, आप उसकी मनोस्थिति में जाने की कोशिश करिए तो आपको पता चल जाएगा। वही मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसके यहाँ की जो जनता है वो त्राही त्राही करके मरे, बिना वैक्सीन के मरे, बिना ऑक्सीजन के मरे, बिना दवाई के मरे, और उसको बस शमशान में भी जगह ना मिले। ऐसा कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है इस भारत में जो ऐसा चाहता हो। लेकिन शैलेंद्र, ये बहुत ही खराब बात है, बहुत पीड़ादायक है। और आप एक विदेशी मैगजीन को जाकर आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ये वही मैगजीन है जो अभी थोड़े दिन पहले इसमें हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री की छवि और भारत की छवि को खराब करने वाले एक कवर स्टोरी छपी है कि मोदी कुछ नहीं कर पाए देश में। ठीक है, महामारी है, नीतियां गड़बड़ हो सकती हैं, कुछ चीजें खराब हो सकती हैं, समय पर निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन ये भारत के अंदर की बात है। ये भारत हम सब मिलकर लड़ेंगे और सारे लोग, पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष, नेता, सबसे मेरा यही आह्वान है, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, हम सबको लड़ना चाहिए और निश्चित तौर पर भारत सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। इस देश की जनता को बताना चाहिए कि आधार पूनावाला क्यों भागे। ये बड़ा सवाल है शैलेंद्र। दुर्गेश जी, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो सप्लाई करेगा कोविशील्ड के आने वाले समय में? नहीं, निश्चित तौर पर अभी इस तरह की कोई खबर नहीं आई कि सप्लाई नहीं करेगा। आधार पूनावाला ज्यादातर मुख्यमंत्रियों को ये कह रहे थे कि वो 15 के बाद ही डोज दे पाएंगे आपको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कीमतों को लेकर भी कहा कि इतनी ज्यादा कीमतें क्यों ले रहे हैं भाई जो वैक्सीन निर्माता है, जब पैसा जनता का लगा है इसको डेवलप करने में, इसको बनाने में, तो इसमें इतनी कीमतें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखे, नहीं आम आदमी त्राही त्राही करके मर जाएगा, तलब करके मर जाएगा, सड़कों में मर जाएगा, नालियों के किनारे मर जाएगा, घरों में लाशों के अंबार होंगे। शैलेंद्र, वो स्थिति आ रही है इस देश में। स्थिति बहुत चिंताजनक है, बहुत पीड़ादायक है और ऐसे में ऐसी खबर और भी डराने वाली होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेंद्र जी, आप हमसे जुड़े, तमाम जानकारी साझा की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आधार पूनावाला देश छोड़ के भाग गए हैं। उनका कहना है लगातार राज्यों के मुख्यमंत्री उनको धमकी दे रहे थे, धमका रहे थे, जिसके बाद वो अब लंदन भाग गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला लंदन चले गए हैं। हम वापस आएंगे अपने जो मेहमान हैं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजीव द्विवेदी जी, आपका भी शुक्रिया। अनुराग, शुक्रिया आपका। राहुल, आपका भी शुक्रिया। शानू, आपका भी शुक्रिया। और डॉक्टर ननिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में आप हमसे जुड़े। तो फिलहाल इस चर्चा में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।